हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अलॉन्ग विद एडिटोरियल डिस्कशन। आज है जनवरी 6, 2023, डेली एडिशन वी आर कवरिंग। देयर इज नो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल थिंग अदर देन द बर्थडे ऑफ कपिल देव एंड ए आर रहमान. So let's move to our first story. Putin orders ceasefire for 36 hours in Ukraine. 36 घंटे के लिए वहां पर सीज फायर का ऐलान किया है पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट थ्वार्ट्स एविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी उत्तराखंड. वहां हाई कोर्ट ने एविक्शन का ऑर्डर दिया था जो अतिक्रमण वहां इंक्रोचमेंट हुआ था, इंक्लूडिंग 4000 फैमिलीज. यहाँ तक कि उन्होंने पैरामिलिट्री को यूज करने की भी इजाजत दे दी थी, लेकिन ये थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू था, ह्यूमन राइट से रिलेटेड, राइट टू लाइफ से रिलेटेड. तो ये हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग 50-70 साल से रह रहे हैं उसे आप रातों रात नहीं हटा सकते, ठीक है, इसीलिए उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए. तो हाई कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने पलट दिया, ठीक है, ह्यूमन एंगल उन्होंने देखा यहाँ. नेक्स्ट है डिसेनियल सेंसस पुट ऑफ टिल सितंबर टू फ्रीज बाउंड्रीज. तो क्या हो रहा है कि जो हर 10 साल में सेंसस होता है, लास्ट टाइम वाला 2011 में हुआ था और इसी का डेटा हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं. 2021 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था पूरी एक्सरसाइज, ठीक है, सेंसस की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड रीजन एंड वैक्सीनेशन ड्राइव ये नहीं हो सका. इसीलिए अब फाइनली इन्होंने कहा कि जून 30 इज़ द डेडलाइन. जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने जितनी बाउंड्रीज चेंज करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, जैसे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट बनाना, तहसील वगैरह, पुलिस स्टेशन चेंज करना, ये सब कर लें. फिर उसके 3 महीने बाद सितंबर से ये एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टोरी. 11 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स फाउंड इन एयर पैसेंजर्स. तो जो हवाई यात्रा करके इस देश में पहुंचते हैं उनकी जो टेस्टिंग की जा रही है उसमें पाया गया कि 11 सब वेरिएंट्स हैं ओमिक्रॉन के. ये भी प्रीलिम में आ सकता है कि कौन कौन से जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन के वेरिएंट हो सकते हैं. जो देखिए क्या है, कोविड-19 फैलता है सार्स-कोव-2 वायरस से, सार्स-कोव-2 वायरस से. इसका वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जैसे डेल्टा था. अब इसके सब वेरिएंट्स इतने सारे हैं, ये 11 सब वेरिएंट्स, इंक्लूडिंग XBB जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, यूएस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है. फिर BQ1.1, 1.122, 1.1.1, तो ये सब वेरिएंट्स हैं. थोड़ा सा नज़र इसमें बनाए रखें. फिर नेक्स्ट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर स्टाफ टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक. तो आपने कभी सोचा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये कभी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते. बहुत कम ही होता है, हालांकि रेलवे में सबसे ज़्यादा होता है और भी दूसरी जो PSUs हैं उसमें भी स्ट्राइक देखने को मिलती है, बैंकिंग में देखने को मिलती है. तो इसी के लिए ये फैसला आया है. पहले भी फैसले आ चुके हैं कि भाई इनको कोई राइट टू स्ट्राइक का अधिकार नहीं है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 से ऐसा कुछ आर्टिकल निकल के नहीं सपोर्ट में इनके नहीं आता है, ठीक है. तो यही केरला हाई कोर्ट ने कहा कि नो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज अ लीगल राइट टू कॉल फॉर अ जनरल स्ट्राइक, ठीक है. तो ये आप इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसे कोर्ट कर सकते हैं. पिटिशन मूव टू डिक्लेयर नेशनल स्ट्राइक हेल्ड मार्च 28 और 29 को, ठीक है, जो हुई थी उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, असंवैधानिक. ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है. तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट. तिरुपति में करंट अफेयर्स वन लाइनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये कि लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है जो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है, कंट्री का लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट टू यूज फाइटोरिड टेक्नोलॉजी. ये फाइटोरिड टेक्नोलॉजी है, इसका यूज किया जा रहा है. तो फाइटोरिड टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय CSIR, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी. नीरी का फुल फॉर्म और नीरी किसके अंदर है, ठीक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके अंदर नीरी होता है. नीरी ने ये डेवलप किया है, तो प्रीलिम में ये भी पूछा जा सकता है. तो ये क्या है टेक्नोलॉजी. आफ्टर द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड अंडर सेडिमेंटेशन प्रोसेस टू एलिमिनेट सॉलिड मैटर. जैसे वेस्ट वाटर हुआ, उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया, अब कोई भी चीज़ जो कचरा है वो सेटल डाउन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन कह दिया उन्होंने. फिर उसके बाद क्या किया, द सेम इज मेड टू फ्लो इन अ सर्पेंटाइन मोशन इनटू अ सब सरफेस चैम्बर कंटेनिंग न्यूमरस बैरिकेड्स. अब ये जो वाटर है इसको इस तरीके से फ्लो करा के,
ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट में बैरिकेड्स में उसको स्टोर किया। देन व्हाट हैपेंड, व्हाइल सैपलिंग्स आर प्लांटेड अटॉप ऑन अ पोरस मीडियम containing gravel and stones, it is here that the organic matter gets eliminated। अब इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर, इन बैरिकेड्स के ऊपर नेचुरल क्लींजर होते हैं, उसकी मदद से ये उसे क्लीन करेंगे और वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो छोटे छोटे रह जाते हैं वो उसमें स्टक हो जाएंगे और उसे क्लीन किया जाएगा। लेटर द वाटर इज मेड टू पास थ्रू एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर टू ब्रिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टू 5 mg। ठीक है, जो नेशनल स्टैंडर्ड है 10 mg का, उससे भी कम, तो यानी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करेंगे। तो देखिए दो चीजें हैं, BOD और COD, ये एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक, नेचुरल ट्रीटमेंट करना कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उन्हें ये ट्रीट कर सके, उन्हें ये क्लीन कर सके। और COD क्या है, केमिकल वाला, जैसे K2CR2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे पदार्थ डाल के उसकी केमिकल डिमांड को कम करना ऑक्सीजन की। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी तो दूसरी चीज़ों के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, वहाँ पर सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्लांट्स का और ऑर्गेनिजम्स का। इसीलिए ऑक्सीजन डिमांड को कम करना ही एक अच्छा वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। तो फाइनल स्टेज यही, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दो, ठीक है, और इतना कि 5 mg। और अभी नेशनल स्टैंडर्ड क्या है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री अफेयर ने किया है, वो 10 mg। तो ये भी प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सेप्टेड नॉर्म है वो कितना है, और ये फाइटोरेट टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, और कहाँ पर ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। और ये न्यूज़ फिर इन्वायरमेंट से ही, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस्ट हो रहा है, एशियन एलिफेंट हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटाट इन नीलगिरी रिजर्व। नीलगिरी रिजर्व कहाँ है, साउथ इंडिया में, ये जैसे ये यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर नीलगिरी रिजर्व है। तो इम्पोर्टेंट ये 3 स्टेट की बाउंड्री है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, वहाँ पर ये फैला हुआ है। तो एलिफेंट्स जो वहाँ पर हैं, तो उनका जो नॉर्मल हैबिटाट है वो उन्होंने खो दिया है। एक स्टडी आई है, इसके थ्रू ये पता चल रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, नीलगिरी में कौन कौन से एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन से एनिमल्स हैं, और भी जो बर्ड्स हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट वहाँ देखी जाती हैं, स्टेट बर्ड्स जो केरला, तमिलनाडु इस रीजन की हैं वो भी आपको पता करनी है, कौन कौन सी रिवर वहाँ से क्रॉस हो रही हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये प्रीलिम में, ये आपको देखना है। नाउ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ग्रोथ इन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक टू 129 लाख, ICRA का ये डेटा है। ठीक है, रेटिंग एजेंसी है, कॉमर्शियल बैंकिंग कंपनी इकरा, उसने बताया कि इस तरीके से ग्रोथ हो रही डोमेस्टिक एयर पैसेंजर की। तो उड़ान स्कीम आई थी, ठीक है, उड़े देश का हर नागरिक, और ये जो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है उसको इजाफा करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, इनकरेज करने के लिए स्कीम लाई गई थी। और बहुत सारे जो लोकल पोर्ट्स हैं उसे डेवलप करना, जहाँ पोर्ट्स नहीं है वहाँ पोर्ट बनाना, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों तरीके से। तो एक इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन था, 100th एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे डेवलप किया गया था, तो वो सिक्किम में किया गया था, सिक्किम में। तो ये उसी से रिलेटेड कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक इतना बढ़ गया। ले ऑफ्स की बात हो रही है, रिसेशन में अमेजॉन अनसर्टेन इकोनॉमी की का हवाला देकर 80,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने वाला है। इसके CEO हैं एंडी जेसी उनके CEO हैं। इंडियाज़ प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, यस, कल ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ है और ये बहुत ही एम्बिशियस है, 20,000 करोड़ के आसपास का ये है, 19,744 करोड़। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दैट एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर यूजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे जिस्ट में पूरी शॉर्ट एंड स्वीट उन्होंने समझाया है कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो आप बस इतना लिख देंगे, आपका सफिशिएंट कवरेज हो जाएगा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के साथ। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है,
इज व्हेन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोजन इस तरीके से होता है H2O वाटर, अब इसको इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से अलग कर दिया जाए तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, तो उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। और इसको करने वाला वो होता है वो इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाने के लिए ये मिशन है, अभी करंटली हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी है। तो अभी पहले तो देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। हाइड्रोजन इज अ की इंडस्ट्रियल फ्यूल एज अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, जैसे अमोनिया बनाने में, रिफाइनरीज में, इलेक्ट्रिसिटी में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से फॉसिल फ्यूल जो यूसेज है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन जो है इसकी वजह से कम हो जाएगा, और हमारा जो फॉसिल फ्यूल रिक्वायरमेंट है जो इंपोर्ट करते हैं वो भी डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। इसीलिए हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल को अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन अच्छे से बना लेते हैं, इस पर अगर हम ठीक है पकड़ बना लेते हैं और एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी की डिमांड बाहर होगी, ये भी हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो दो प्रकार के हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन भी है, ठीक, सो कॉल्ड ब्लैक और ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस while blue hydrogen is from fossil fuel sources where the ensuring carbon emitted is captured via carbon capture process। जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेस है जैसे नेचुरल गैस, इससे अगर कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस while blue hydrogen is from fossil fuel sources where the ensuring carbon emitted is captured via carbon capture process। देखिए जब हमने नेचुरल गैस से डायरेक्टली हाइड्रोजन बनाया तो वो हो गया ग्रे हाइड्रोजन, और जब इस फॉसिल फ्यूल, तो देखिए नेचुरल गैस भी और दूसरे तमाम कोल भी हो गया, जैसे इन्होंने कुछ गैस एमिट की या उत्सर्जन किया या खुद ही ये एमिट हो रहे हैं कहीं से प्रोसेस होकर, और इसको कैप्चर कर लिया गया, पॉल्यूशन नहीं होने दिया, ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो यहाँ कैप्चर होने के बाद जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हो जाएगा ब्लू। ब्लू को बहुत अच्छा माना जाता है ना कलर, जैसे ब्लू बीचेस भी हो गए, ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव, जो ब्लू बीचेस क्लीन होते जाते हैं वहाँ पे ब्लू फ्लैग लगा दिया जाता है, ये भी प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो ब्लू को जैसे आप अच्छा मान लें तो ये अच्छा वाला हाइड्रोजन है जो कार्बन कैप्चर करके इस टेक्नोलॉजी की मदद से हाइड्रोजन हम बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कह दिया। और जो ग्रे है, नहीं कहते ग्रे एरिया, शेडी एरिया, तो वो नॉर्मली जो नेचुरल गैस है उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसे ग्रे हाइड्रोजन कह दिया। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, बाकी यूज हमने बता ही दिया। और अब कितना कितना इन्होंने रखा है पैसा, 19,000 करोड़। और भी फैक्ट देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन करंटली अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यू टू इट बीइंग एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। तो इसके अब चैलेंजेस देख लेते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, बहुत एक्सपेंसिव, इसको बैच मेड और बल्क में प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है। जो इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी करंटली हमारे पास है नहीं, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा है इसका ट्रांसपोर्ट, ये काफ़ी सेंसिटिव गैस है, लीक जल्दी होती है, इसीलिए अगला चैलेंज भी स्टोरेज से रिलेटेड है, इसका स्टोरेज करना बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस के रूप में सामने आएंगे और इतना भी आसान नहीं है ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फिर यहाँ पे एक और टर्म है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो साइट इज रिलेटेड टू दिस, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय, ठीक है, 45% बाय 2013 फ्रॉम 2005 लेवल्स। ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो सारे देश मिलकर कमिट करते हैं। जो पेरिस डील हुई थी, क्लाइमेट डील, उसके अंतर्गत तो इंडिया ने भी कमिट किया था कि हम इतना रिड्यूस करेंगे कार्बन, जो हमारा इंटेंसिटी है एमिशन की। तो जीडीपी का 45% 2030 तक हम करेंगे 2005 के लेवल से। 2005 में जो लेवल था उसका 45% हम कम कर देंगे 2030 तक। तो ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट थे और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, फॉलोइंग प्रोटेस्ट सेंटर स्टॉप्स पारसनाथ प्रोजेक्ट। पारसनाथ प्रोजेक्ट झारखंड में है, वहां पर उस एरिया को सम्मेद शिखर जी पर्वत क्षेत्र कहलाता है, वो उसे टूरिज्म साइट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक, जिससे टूरिज्म वहाँ पे इंक्रीज हो। लेकिन वहाँ जैन कम्युनिटी का मानना था कि टूरिस्ट वहाँ आएंगे, अनाप शनाप चीज़ें करेंगे तो पवित्रता वहाँ पे थोड़ी तार तार हो जाएगी, इट विल वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ दैट प्लेस। ये उनके कंसर्न थे, नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिला, इसीलिए फिर इसको रोल बैक कर लिया गया इस डिसीजन को। और बस यही इम्पोर्टेंट था कि भाई सम्मेद पर्वत क्षेत्र कहाँ पर है, सम्मेद शिखर जी, तो वो पारसनाथ हिल झारखंड में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स टीआरएफ फ्रंट ऑफ एलईटी अ टेरर आउटफिट। तो द रेसिस्टेंस फोर्स टीआरएफ, ये ऑफशूट आप कह सकते हैं, फैक्शन कह सकते हैं लश्कर ए तैयबा का, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी बैंड है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। ये जो एक्ट है 1967 में आया था, किसी भी आउटफिट को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बैन करना है, ठीक, तो ये इसी के तहत होता है। अभी PF5 को भी बैन किया गया था इसी के थ्रू। नेक्स्ट है द एट स्ट्रेटेजिक डायलॉग इंडिया एंड फ्रांस शेयर व्यूज ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है फ्रेंच काउंटर पार्ट नहीं, ये एडवाइज़र है, सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है एम्यूनियल बॉन, उनसे इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात हुई, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये हम कवर कर चुके हैं। इस पेज से DGCA आस्क एयर इंडिया टू एक्सप्लेन लैक्सिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू वुमेन्स कंप्लेंट। लैक्सिटी मतलब जो ढील ढाल उन्होंने रवैया दिखाया था, जो उनके साथ घटना हुई एल्डरली वुमेन के साथ, कल मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से ऑब्सीन एक्ट्स किया गया इनएब्रेटेड स्टेट में एक इंसान के द्वारा, और बार बार रिपोर्ट करने पर वहाँ की जो एयरलाइन है उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, अनप्रोफेशनल कंडक्ट करार दिया DGCA ने, जिनका कंट्रोलर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और उससे रिपोर्ट मांगी है। अब राजौरी में एक घटना हुई थी, वहाँ पर गांव में 6 लोगों को मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा। तो अब एक एक्स्ट्रा मेजर, सिक्योरिटी मेजर्स अपनाते हुए CRPF के जो जवान है वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। और दूसरा कि जो VDCs होते हैं, विलेज डिफेंस कमिटीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ के रक्षक, लोकल रक्षक, उनको भी अब पीपल चाह रहे हैं कि उन्हें भी राइफल वगैरह दी जाए जिससे ये प्रोटेक्शन हो। तो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में VDC का भी कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप एथिक्स वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके आंसर लिखेंगे तो VDC का भी मेंशन आप कर सकते हैं कि कभी भी ऐसे सेंसिटिव जगहों पर VDC, विलेज डिफेंस कमिटीज़, तैयार कर सकते हैं। भले उन्हें आर्म्ड ना करें, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो छुटपुट जो अपराधी हैं, जो गैंग्स हैं, उनसे डील कर सकें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, UGC अनवील्स ड्राफ्ट नॉर्म्स टू अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये फंडिंग वगैरह सर्कुलर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंट्रोल करती है इंडिया में, टॉप बॉडी है। और इसने एक ड्राफ्ट नॉर्म, मतलब ये नॉर्म फाइनलाइज नहीं हुआ है, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जा रहा है अपने कैंपस यहाँ सेटअप करने के लिए। ठीक है, और वो अपनी फ़ीस वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं। 90 डे अप्रूवल प्रोसेस भी उन्होंने कहा है कि लेकर आएंगे, और भी जितनी भी तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है, मोडालिटीज़, उसको उन्होंने फाइनलाइज तो नहीं किया है, लेकिन ड्राफ्ट नॉर्म में उन्होंने बता दिया है कि अभी जो हमारी कंडीशन है, फॉरेन यूनिवर्सिटी विद अ रैंक अमंग टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग्स, उन लोगों को ही परमिशन दिया जाएगा। हमारी जो एजुकेशन लेवल है उसको में इन्हांसमेंट आएगा इस तरीके से। और बहुत सालों से ये रिकमेंडेशन है कि ऐसा अलाउ किया जाए, लेकिन देर वर सम कंसर्न, है ना। फॉरेन हायर एजुकेशन विल ऑल्सो बी अलाउड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये सब चीज़ें भी हैं, जब फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ सेटअप होंगी तो फंडिंग वगैरह जो आती है उसका भी एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बदलने होंगे, उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो आया था, उसके तहत जो भी चेंजेस लाने होंगे वो भी इस पूरे ड्राफ्ट नॉर्म्स में कंसिडर किए गए हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, मिन्स्क बेलारूस से, ठीक है, कि यूरोपियन कंट्री है ये, नोबेल प्राइज़ विनर जो एलेस बियालियाट्स्की जो है, उनको जेल में डाला गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ
प्रोटेस्ट किया था प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक। तो ये न्यूज़ वहाँ से कि किस नोबेल प्राइज विनर को अभी जेल में डाला गया है, उस पर ट्रायल हो रहा है, तो वह बेलारूस में। नेक्स्ट, 5 चिल्ड्रन अमंग 8 फाउंड डेड इन यूटा होम। ये यूएस में जो गन कल्चर है उसके बारे में है कि वहाँ 5 बच्चे मारे गए, उन पे गोली दागी गई। स्कूल्स में भी कई बार ऐसे हमले हो जाते हैं। और यूटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे लार्जेस्ट जो सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, सॉल्ट लेक सिटी ही कहलाती है ये यूटा, तो ये यूएस में है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और न्यूज़ कवर करते हैं श्रीलंका से। नो एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन तमिल्स कंसर्न सेज टीएनए। टीएनए क्या है? तमिल नेशनल अलायंस, श्रीलंका की। तो जैसे ये श्रीलंका है, ठीक, और ये हमारा हो गया इंडिया, और ये राम सेतु। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ, ये जाफना कहलाता है, इस पूरा एरिया इधर। ये और थोड़ा सा एरिया आप इधर मान लें, ये पूरा एरिया में तमिल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, और तमिलनाडु तो यहाँ पे है ही, ठीक। तो तमिलियंस संगठित होके ये यहाँ पे तमिल नेशनल अलायंस बनाया था इन्होंने। तो हिस्ट्री अगर थोड़ा सा देखें तो श्रीलंका की, तो सिंघली डोमिनेटेड रीजन है ये। यहाँ पे सिंघलीज होते हैं, तमिल से थोड़े डिफरेंट है, और वो कहते हैं कि हम यहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं, और ये बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन तमिलियंस डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। इंडियन इंटरवेंशन किया था, फॉरेन इंटरवेंशन, जो हमारे मिलिट्री भी वहाँ गई थी शांति स्थापना के लिए, और यहीं से लिट्टे का भी फॉर्मेशन हुआ था, प्रभाकरण का, जो 2009 में पुलिस इनकाउंटर में, आर्मी के इनकाउंटर में मारा गया था, प्रभाकरण। तो लिट्टे, ठीक है, लिबरेशन फॉर तमिल एलम, इसका जो फुल फॉर्म है, काफ़ी न्यूज़ में रहता था, अब तो नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। लेकिन कंसर्न यही है, तमिलियंस जो वहाँ पर है सेकंड क्लास सिटीजन ना बने, इसीलिए ये अलायंस बना था, और वो समय समय पर अपने अधिकारों के लिए मांग करते रहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है इस समय, रानिल विक्रमसिंघे वाली प्रेसिडेंट जो है, उनकी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है तमिलियंस के कंसर्न पर, यह टीएनए का कहना है। अब बिजनेस न्यूज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी आज, यही है, ह्यूज ग्रीन हाइड्रोजन सब्सिडी डिस्टॉर्ट्स ट्रेड। इंडिया ने कहा है कि जो WTO के अंतर्गत जो सब्सिडी वगैरह परमिशन दी जाती है, ग्रीन, एम्बर, ठीक है, ब्लू, तो ये जो 3 कैटेगरी है, उसमें से ये जो हाइड्रोजन, जो वो भी ऐसा नहीं है कि बस हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज भी ग्रीन हाइड्रोजन के पीछे लगी हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही हैं। तो वो डिस्टॉर्ट कर रहा है जो ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड है, और वायलेशन है WTO के नॉर्म्स का, ठीक है। तो पावर मिनिस्टर जो RK सिंह है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, और ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, इंडस्ट्री वांट्स इंपोर्ट लेवी ऑन नेचुरल रबर रिमूव्ड। तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा है गवर्नमेंट से कि दे शुड नॉट इम्पोज फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ रबर कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन में थोड़ा सा इंकरेजमेंट वो चाहते हैं, और गवर्नमेंट जो है 10% बेसिक ड्यूटी और 18% IGST और 10% सरचार्ज इम्पोज करती है। तो वो चाहते हैं AIRIA कि गवर्नमेंट शुड रिमूव दिस ड्यूटी, ये एक्स्ट्रा टैक्स ना ले, ठीक। तो मैं इसलिए इसे कवर किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है UPSC में ऑयल पाम से रिलेटेड, कि क्या ऑयल पाम में 100% कितना 0% ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट में। अब आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कितनी ड्यूटी लगाई जाती, लगाई भी जाती है कि नहीं। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नेचुरल रबर में कितना इंपोर्ट ड्यूटी है एग्जैक्टली भले ना आए, लेकिन लगाई जाती है या फ्री में आता है ये सप्लाई वगैरह, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कभी कभी अनजाने में, ठीक है। आप इस तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं, बस हेडलाइन पढ़ के निकल जाते हैं। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल रबर में इस तरीके से ड्यूटी का कैरेक्टर होता है, इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है। बेसिक ड्यूटी 10%, 18% IGST, फिर 10% सरचार्ज, ठीक है। और इसमें EPDM का भी यूज हुआ है, एथिलीन प्रोपिलीन डाइनिन मोनोमर, ठीक है। तो EPDM इज रिलेटेड टू व्हाट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगर टफर साइड में पेपर सेट हुआ तो, ठीक है। तो ये इज रिलेटेड टू नेचुरल रबर ओनली। लेट्स मूव टू एडिटोरियल।
सो एडिटोरियल एज वी एक्सपेक्टेड ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ही है। अ ग्रीन प्रॉमिस स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन बी द मेन स्टे ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्रक्स यही है कि स्मॉल इंटरप्राइजेस बनाने होंगे अगर हमें स्केल करना है इस पूरे प्रोडक्शन को। ये कैसे, हम देखते हैं आगे। तो क्या हुआ कि इन्होंने बैकग्राउंड बताया कि 17,490 करोड़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। और ये अमोनिया, स्टील, सीमेंट बनाने में और फ्यूल सेल्स बनाने में यूज़ होता है, जो बसेस और कार्स को भी पावर कर सकता है चलने के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे चीपेस्ट वे है प्रोड्यूस करने का, जैसे मैंने बताया था, ग्रे हाइड्रोजन, वो है फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस से डायरेक्टली। लेकिन कंसर्न है ग्लोबल इन्वायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग का, इसीलिए इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है कि ब्लू हाइड्रोजन बनाया जाए। ठीक है, और भी जो दूसरे तरीके हैं वो है इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह जो हमने देखा था। लेकिन अब ये बात यहाँ पर आ रही है कि ये बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। इट कॉस्ट बिटवीन $0.9 to $1.5 टू प्रोड्यूस अ किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कोल। ठीक है, इसीलिए इस डेटा भी दिया है इन्होंने कि कितना महंगा है। फिर सोलर पावर में भी हमने सफलता जैसे पाई थी, जिसके टैरिफ्स हैं, जिसके चार्जेस हैं, वो बहुत घट गए हैं। कोल पावर जो हम यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में वो बहुत चीपेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। ठीक है, तो हमको यही उम्मीद है कि हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन में भी हम वही चीज़ अचीव कर लें। ठीक, तो मिशन एम्स टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम उसे इस तरीके से बनाया जाएगा। और कमिटेड टू फाइनेंस ऑल्सो। ठीक है, डिटेल्स आर नॉट येट अवेलेबल। इलेक्ट्रोलाइजर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, स्प्लिट करता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, मैंने बताया था जैसे, उसके लिए भी फाइनेंस करने के लिए तैयारी है, लेकिन कैसे ही अभी तक बताया नहीं है। उन्होंने डेटा दिया है कि 2030 तक गोल क्या है हमारा, एटलीस्ट 5 मिलियन मैट्रिक टन MMT एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो विद द इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी ऑफ 60 to 100 गीगावाट और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा सा निटिग्रिटी में गए हैं हम। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जो फैक्ट्स हैं उसी से ये आया है डेटा कि हम ये करना चाहते हैं जो 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अब मेन बात पर वो आए कि ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी 1% है, उससे भी कम है। ग्लोबल जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन वो 1% से कम है। और इंडिया क्या इससे एम कर रहा है कि वो एक्सपोर्टर बन जाए। तो इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है ये। पूरे वर्ल्ड में ही अभी ग्रीन हाइड्रोजन 1% से कम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, क्योंकि दूसरा जो हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन वगैरह, उसकी तादाद ज़्यादा, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब इंडिया बहुत चैलेंजिंग टास्क अपने हाथ में ले रहा है। तो लेकिन अब इसको कंपेयर करें जो प्रीवियसली जो हमारे इनिशिएटिव थे सोलर पावर को लेकर, कि डिस्पाइट पॉलिसीज इंडिया हैज़ नॉट मैनेज टू बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ सोलर सेल। इस तरीके से जो चीपेस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, कोल जनरेशन जो हो रहा है उससे भी कम हो गया है वो, लेकिन हम अभी भी एक्सपोर्टर नहीं बन पाए। ये वीकनेस है कहीं ना कहीं। हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल स्केल लेवल पे एलाइड एंटरप्राइजेस पे काम नहीं कर रहे हैं जो बैच मेड, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल की मदद से एक्सपोर्ट कर सके। ये इसका क्रक्स था पूरे एडिटोरियल का। तो इसी के साथ हमारा एडिटोरियल डिस्कशन भी खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन के साथ। और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस आपको देखना है तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर आप इसका पीडीएफ डेली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। हैव अ वंडरफुल डे।